आइए, आज जो अपने शुरू करने जा रहे हैं वो बजट के संबंध में है। और बजट के संबंध में विशेष रूप से आपको जो थोड़े से कठिन टाइप के होते हैं, मैं जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कठिन टाइप के, ये इस मायने में कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों में ये समस्याएं मैंने देखी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। यदि आप बीच में बात करते हो या कोई अन्य एक्टिविटी करते हो तो आप विश्वास करें आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप विश्वास करें इस बात पर। तो इन शब्दों को समझना है, चीज़ों को समझना है आपने, और बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाऊंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा मैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आपको उनको सोल्व करना है। उस पर हम चर्चा कर लेंगे, वो एक अलग बात है, ताकि अपना समय बच जाए। आइए, हेडिंग डाल दीजिए बजट। बजट बजट, ठीक है। अब देखिए, मैं अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करने जा रहा हूं कि बजट का अर्थ क्या होता है, शब्द क्या है, भारतीय संविधान में बजट शब्द है या नहीं है, सबसे वित्त मंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री वगैरह, इस पर मैं बात नहीं करने जा रहा, उसकी चर्चा भी नहीं करने जा रहा मैं, ठीक है ना। मैं बात करने जा रहा हूं कि बजट तैयार कैसे होता है, बजट में क्या शामिल होता है। इससे आपको ये होगा कि अभी जो 1 फरवरी को जब बजट आएगा और जब आप अखबार पढ़ोगे तो आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने ये टॉपिक चूज किया है, ताकि 1 फरवरी को जब अखबार आए, हालांकि 2 फरवरी में आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तो 2 फरवरी के अखबार में आपको ये मिलता है, ताकि आपको ये ध्यान रह जाए कि वो जो शब्दावली वहां पर सामने आएगी उसका अर्थ आप किस रूप में लेते हो। ठीक, चलिए आइए, सबसे पहली बात तो ये जो बजट है ये क्या होता है। आसान भाषा में यदि मैं आपको कहूं, आप भी तो ऐसे बोलते हो, मेरा बजट नहीं है, ऐसे बोलते हो, वही है सेम। आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, वही है। तो बजट जो होता है ये होता है आय व्यय का लेखा जोखा। साथ साथ लिखते जाना भाई, आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा होता है। चले आइए, फिर इसके नीचे लिखिए, यह सरकार की, यह सरकार की राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति, मैं इंग्लिश में बता देता हूं, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, FISCL POLICY, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है, लेख पत्र होता है, राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। लेख पत्र का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। लेखा जोखा क्या होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। आप ये कह सकते हो कि ये अकाउंटिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये बजट होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप सारे। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे क्वेश्चन ये आपके आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बजट क्या है, बजट है, ऐसे आया है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र, ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। अब यहां तो मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो मैं इस पर बात करूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। एक एक लाइन आपके लिए इंपोर्टेंट है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई होगी,
ठीक है, कोई लाइन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी। राजकोषीय नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक इसके अगेंस्ट होती है मौद्रिक नीति, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। वो आरबीआई से संबंधित होती है। आरबीआई पर प्रति 2 महीने पर मौद्रिक नीति जारी करता है, जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण से संबंधित होती है। उसका संबंध अलग है, वो महंगाई से रिलेटेड है। राजकोषीय नीति का संबंध बजट से होता है। मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई जारी करता है, उसका संबंध महंगाई के नियंत्रण से होता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो वाली, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब एक लाइन है जो आपको यहां पर किसी भी तरीके से लिख लेनी है, आगे वहां मत जाने देना, क्योंकि मैं यहां पर राजकोषीय नीति के बारे में बात करूंगा। यहां लिख दीजिए, इसे आगामी वर्ष के लिए, इसे आगामी वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए सरकार लेकर आती है। सॉरी, आगामी वर्ष के लिए सरकार लेकर आती है। चले, आइए अब आप देखिए, यहीं पर आपने एक बात लिखनी, मतलब अगले साल के लिए। अभी जो बजट आएगा वो किस साल के लिए आएगा? अगले साल के लिए आएगा। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, मतलब हमारे पास पैसे कम है और खर्चा हमारा ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और हर व्यक्ति उसका, हर स्टूडेंट उसका जवाब दे सकता है। इसे कहते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट, ओब्वियसली बात है, इनकम कम खर्चा ज्यादा तो घाटा है ना, तो इसको घाटे का बजट कहते हैं। आपसे यही पूछा जाता है, घाटे का बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें आय कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। ये कई शब्द आपके सामने आएंगे, उधर हम निपट लेंगे, इससे टेंशन मत रखिए। बस जैसे बताए जा रहा हूं वैसे करते जाना आप सारे। चलें, आइए राजकोषीय नीति पे आ जाइए। आइए देखो, आपसे ये पूछा जाता है कि जो राजकोषीय नीति होती है ये क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। ठीक है, तो ये जो राजकोषीय नीति होती है, इसमें एक लाइन लिखो, लिखिए, इसमें लिखो, सरकार के व्यय, सरकार के व्यय मतलब सरकार का खर्चा, कराधान, इसको टैक्सेशन बोलते हैं, टैक्सेशन, कराधान और उधार लेने की नीति से संबंधित, उधार लेने की नीति से संबंधित। तो आप ये कह सकते हो कि राजकोषीय नीति के जो है ये 3 अस्त्र होते हैं। ये 3 अस्त्र होते हैं। 3 अस्त्र कौन कौन से? जैसे ये, ठीक है ना, ये। अब इसको एक लैंग्वेज में यदि अपने लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ना। कई बार ये शब्द दे देता है, एक ही बात है, समझ जाओगे। मैं तो बस वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से शब्द आए हुए हैं, कहीं सरकार के व्यय को आप समझ ना पाओ। उसमें दे रखा है सार्वजनिक व्यय, सही है गलत है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, सही है, ठीक है ना। कराधान, अब कराधान कह दो चाहे टैक्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसकी जगह शब्द इस्तेमाल हो जाता है करारोपण, मतलब टैक्स लगाना,
टैक्स लगाना, सरकार जो टैक्स लगाती है ना वो इसके तहत आता है। 3 स्तर होते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। और ये क्या है? उधार लेने की नीति। ये जो उधार लेने की नीति होती है, मतलब सरकार जो ऋण लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ, इंग्लिश में लिखना चाहो पब्लिक डेप्थ, सार्वजनिक ऋण। चले, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, राजकोषीय नीति क्या होती है। मैं क्वेश्चन दूंगा तब आप समझ जाओगे इसको, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन आपको अपने इसके अंदर लिखने हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उसको लगा के वहीं लिख दिया। मैं जानबूझकर इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये फिर क्या टाइम लग जाता है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन है वो, तो 5-7 क्वेश्चन में आधा घंटा गया। तो उसको आप कर लेना, फिर मैं समझा दूंगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, फिर हो जाएगा वो आपके। ये हो गया सारा, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर ऐसे आता है कि राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है। बहुत बार आया हुआ है जी, बहुत बार। राजकोषीय नीति को डिसाइड कौन करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय, फिनेंस मिनिस्ट्री। फिनेंस मिनिस्ट्री। चले, आइए। उद्देश्य, राजकोषीय नीति जारी करने का सरकार का उद्देश्य क्या होता है? एक तो पूर्ण रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसका उद्देश्य होता है। दूसरा मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता। धन व आय का न्यायोचित वितरण। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायोचित वितरण को आप कह सकते हो। मनी है, इनकम, इसका न्यायोचित वितरण, ये भी आया हुआ है, आपको ध्यान रखना। चले, तो वित्त मंत्रालय करता है और इसका जो संबंध है 3 रूपों में होता है। 3 रूपों में, जैसे सार्वजनिक ऋण हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया और टैक्सेशन हो गया, तीनों से होता है इसका संबंध। ठीक, चलिए अब उद्देश्य हो गया। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन निर्धारित करता है, बहुत बार आया हुआ है ये। अब आइए, एक पुस्तक है, संबंधित पुस्तक, संबंधित पुस्तक लिखिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अच्छी किताब है ये, ध्यान रखना, पूछी जाती है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज और मनी। इसके जो राइटर हैं ये है किन्स। किन्स इसके राइटर है। आइए अब देखिए, ये जो किन्स है ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि कोई मंदी की स्थिति आ जाए, ठीक है ना, 2 मिनट मुझे लिख लेने दो। ये कहता है कि यदि कोई मंदी की स्थिति आ जाए, जैसे इसने जो कहा था वो एक
बहुत बड़ी महामंदी आई थी, ठीक है ना, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। हालांकि डिप्रेशन का अर्थ जो होता है ना, ये अवसाद होता है, ठीक है, लेकिन यहां अवसाद शब्द इस्तेमाल ना करके महामंदी किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि कहने को डिप्रेशन कह सकते हैं, महामंदी मतलब एक तो मंदी होती है, एक मंदी से भी खतरनाक रूप आया था। ये विश्व के अंदर जो आया था, ये आया था 1929-30 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व में आर्थिक मंदी सबसे पहले कब आई थी, ठीक है ना। आर्थिक मंदी, बहुत बड़ी महामंदी, डिप्रेशन बोलते हैं इसको। इस संबंध में इसने कहा था कि यदि कोई किसी देश में इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो सरकार को राजकोषीय नीति कैसी बनानी चाहिए, ठीक है ना। आइए लिख दीजिए, इसमें लिखो, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि इस पुस्तक में यह बताया गया है कि डिप्रेशन, आप ओब्लिक में महामंदी कर सकते हो, वैसे डिप्रेशन का अर्थ अवसाद होता है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि डिप्रेशन, महामंदी, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट लिखो, जैसे 1929-30 की, जैसे 1929-30 की महामंदी, ठीक है, 1929-30 की बताया गया है कि डिप्रेशन, ठीक है, इसको महामंदी बोलते हैं। ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट नहीं, ऐसे करके डालते हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये देखो ऐसे लिखो, जैसे 1929-30 की महान मंदी या महामंदी, कुछ भी, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, की स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेना चाहिए, राजकोषीय नीति का सहारा लेना चाहिए, और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको बढ़ाना चाहिए, मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, तब उस मंदी से निकाल सकती है। ऑब्वियसली बात है, मंदी से कब निकालेंगे, जब आपको काम देंगे, काम देंगे तो रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। राजकोषीय नीति में क्या है, रोजगार, ठीक है। और अब यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। कराधान, करारोपण की स्थिति आपको रखनी पड़ेगी या कम करने पड़ेंगे, तभी तो होगा सारी स्थितियां। तो ये इसने कहा था, किन्स ने। क्लियर। आइए वापस आ जाइए राजकोषीय नीति पर। राजकोषीय नीति में लिखिए दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा, ये की गई थी 1985-86 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लॉन्ग टाइम फिस्कल पॉलिसी, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था 1985-86 में। आपसे ये पूछा गया है कि 1985-86 में निम्न में से किस वित्त मंत्री के द्वारा
दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। ये आया हुआ है, वित्त मंत्री का नाम पूछा गया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा। वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा। चले आइए, अब देखिए नई लाइन से आ जाइए, ऐसे लिखो बजट के घटक, कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट। अब देखिए कंपोनेंट क्या होता है। एक तो देखिए बजट जो होता है अनुमान पर आधारित होता है, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जाइए, बहुत आसान सी बात बता रहा हूं। एक तो जो बजट होता है ना, ये अनुमान पर आधारित होता है। आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि बजट का अनुमान कौन तैयार करता है। रेवेन्यू राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है। अनुमान भाई कौन लगाएगा अनुमान, ठीक है। और अनुमान के लिए आधार क्या है। अनुमान के लिए आधार होता है डिमांड, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं पूरक मांग। पूरक मांग का क्या मतलब होता है, मतलब इसके लिए जो मांग की गई है, डिमांड की गई है, ठीक है। आपने अपने पिता से डिमांड की कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। पिता ने कहा भी क्या करना है, तो आपने कहा जी मुझे कोचिंग करनी है, इसलिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो ये तो आपकी क्या है, पूरक मांग है, ठीक है। अब आपके जो पिता है वो ये डिसाइड करेंगे भाई इसको 10,000 रुपये ही चाहिए क्या, भाई मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, वो सारी चीजें वो भी तो देखेंगे। और ये भी तो देखेंगे ये 10,000 सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कहीं इसके अंदर 3,000 रुपये ड्रेस के तो नहीं है, पार्टी के तो नहीं है कहीं। ऐसा ही होता है भाई, अपने घर से जो मंगाते हैं वो फीस से थोड़ा ज़्यादा ही मंगाते हैं, होता है यहाँ पर, ऐसा चीज़ें चलती है, आप जानते हो, कई लोग करते भी हैं ऐसे। और बढ़िया बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घर के पैसे घर में ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। चलिए, हमें आज भी याद है जब हम छोटे थे बचपन में, तो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते थे। हालांकि कभी हमने ऐसा तो नहीं किया कि ज़्यादा मांग लिए, ये तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये कह के करते थे हम। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई घर में कोई नहीं, सब्जी ले आ, तो भाई अब मौका आ गया, सब्जी ले आ तो सब्जी ले आऊँगा, लेकिन जितने बचेंगे वो मेरे, जितने बचेंगे वो मेरे, ऐसे होता था। तो कई बार जैसे तैयारी कर रहे हैं, खेत में एकदम से जरूरत पड़ती भी, खेत में ये लेके जाना है, अब ले जाना ज़रूरी, अकेला मैं घर पे बैठा, आ जाओ, बिल्कुल जाएंगे जी, लेकिन किराया लगेगा ऐसे होता था, तो वो चल जाता है। तो ये अब पिता एक अनुमान लगाएगा कि इसको सही चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर अनुमान के आधार पर उसको वितरित करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई विभाग है, कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री तो ये कहेगी जी मुझे 100 करोड़ दे दो, बता भी देगी ऐसे ऐसे करके चाहिए, लेकिन जिसको देना है वो तो तय करेगा ना कि दूं कि ना दूं, जरूरत है कि नहीं है, ये अनुमान पर होता है। और ये अनुमान जो तैयार करता है ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है। तो डिमांड और अनुमान तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आप लिख दीजिए, बजट अनुमान के आगे लिख दो, यह है वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्धारित करती है, यह वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है।
या वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ऐसे कीजिए, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। चलें, आइए अब मैं बजट के बारे में बता रहा हूं। बजट अनुमान पर होता है, ध्यान रखना। और किसी भी रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो आगे अगले साल के लिए किया जाता है, ठीक है। हम ये बताते हैं, इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम इस दर को इतना कर देंगे। अब ये लक्ष्य होते हैं हमारे, होता है नहीं होता है वो बात की बात है, ठीक है ना। चलिए जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं यहां से आपको तैयार करा रहा हूं चीजें। यहां यदि आप डावाडोल होगे तो क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे, ठीक है। एक बार इस कारण से मेरी बात को समझ लीजिए, फिर आराम से लिख लेना। देखिए जो बजट होता है ना, बजट, बजट के प्रकार, दो प्रकार का बजट होता है, ठीक है ना। एक बजट होता है, उसको कहते हैं राजस्व बजट। बजट खुद इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। राजस्व को कहते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू बजट, ठीक है। दूसरा होता है पूंजीगत बजट, इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट या कैपिटल बजट, ठीक है ना। पूंजी, कैपिटल बजट। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि बजट क्या है, बजट क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा है, सेम यही बात। जैसे यहां पर हम दो चीजें पढ़ते हैं, राजस्व, राजस्व वो तो नाम ही है यहां पर, पूंजीगत, पूंजीगत, ठीक है। और आय व्यय का लेखा जोखा बजट होता है। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, आय व्यय, एक्सपेंडिचर, और इधर हम क्या पढ़ेंगे, आय और इधर व्यय। वैसे इसी के आसपास आपके क्वेश्चन घूमते रहते हैं। राजस्व व्यय, राजस्व आय इतनी रही, अब जैसे बजट आएगा ना तो वहां लिखा होगा इस बार बजट में राजस्व आय इतनी रही, तो आप समझ जाओगे सर ये होती है। पूंजीगत व्यय इतना हुआ, तो आप समझ जाओगे ये वाला मामला है, ठीक है ना। आप समझ जाओगे कि इस बार बजट का राजस्व व्यय कितना है, क्या इतना है साहब, तो आप कहोगे हाँ ये रहा। अब इसमें क्या है, कैसे है, वो आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये आधार होता है, इसको उतारिए आप एक बार। रिवेन्यू बजट, उसको कैपिटल बजट बोलते हैं। चले,
आइए अब एक एक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले राजस्व बजट पे आ जाइए। आइए ए पोर्शन लिखिए, राजस्व बजट। राजस्व बजट लिख दीजिए। एक चीज और ध्यान रखना, देखो कई जगह क्या एग्जामिनर ने भी इस्तेमाल किया है, इसको चालू बजट भी बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, चालू बजट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। करंट, चालू का मतलब करंट होता है, ठीक। आइए इसमें लिखो, इस बजट में राजस्व व्यय, राजस्व में राजस्व में होने वाले, राजस्व व्यय, राजस्व में होने वाले परिवर्तनों का, राजस्व में होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है। राजस्व में होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है। चले, आइए लिखिए, इसे दो भागों में बांटते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं। समझ गए बात को? दो भाग कौन कौन से हैं? राजस्व व्यय और राजस्व आय। तो लिख दीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, ऐसे करो, मेरी बात सुनो, इस आय की जगह ना, वैसे आय भी सही है, आय मतलब जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, आय भी सही है, ऐसा वो नहीं है, लेकिन चलो आप ऐसे करो, ओब्लिक करके है ना, प्राप्ति कर दो, ये सही रहेगा। आय को भी मत काटिए, चाहे प्राप्ति कर दो, क्योंकि ये शब्द यहां इस्तेमाल होते हैं। प्राप्ति, ठीक है ना। लिखिए, इसमें सबसे पहले लिखिए राजस्व प्राप्ति। वैसे प्राप्ति शब्द ज्यादा सही है, मैं आपको रिपीट कर दूं ये चीजें, प्राप्ति शब्द ज्यादा सही है, क्योंकि इंग्लिश में जब इसको हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। आप प्राप्ति ही ध्यान रखो, ठीक है, आप चाहो तो आय को छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे बात एक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं, अभी आपको पता लगेगा। आइए इसमें एक लाइन लिखिए, पहले ये समझो क्या है ये, ठीक है ना। राजस्व प्राप्ति क्या है, तीन शब्द लिख रहा हूं, इसी से समझ में आ जाएगा। सरकार की आय, मतलब सरकार की जो आय होती है ना, उसे ही हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा भी इसको आय भी कह सकते हो, प्राप्ति भी कह सकते हो, लेकिन प्राप्ति शब्द थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार की आय, इनकम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की आय, आइए लिखिए, इसमें वो आइटम आते हैं, अब आइटम वो नहीं है जो सोच रहे हो, ध्यान रखना, इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी आय का हिस्सा होते हैं। समझ गए?
जो हमारी आय का हिस्सा होते हैं। मतलब पर्टिकुलरली क्या होती है? आय। ठीक है, आय का हिस्सा होते हैं। आय समझ में आ गई? जो हमारी इनकम का हिस्सा होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। अब ये जो राजस्व प्राप्ति होती है, इसमें लिखो, यह दो रूपों में होती है। दो रूपों में होती है। अब ये चीजें बेटा आपके लिए काम की है, ये आप चाहे रट लो चाहे कैसे ही कर लो, यह दो रूपों में होती है। पहला रूप कौन सा है? कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियां, आप ये कह सकते हो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, TRR। हालांकि कोई TRR शब्द वैसे इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी होती है गैर कर राजस्व प्राप्तियां, इसको कहते हैं नॉन TRR, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। चले, अब देखिए बेटा, यहां मेरी बात को ध्यान से समझे। आपका एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है, निम्न में से कौन सी राजस्व प्राप्ति है? ठीक है ना? या तो चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक जो यहां लिखाऊंगा वो देगा, और चार पूंजीगत दे देगा, कैपिटलिस्ट वाली दे देगा आपको, ऐसे देगा ये सारा। ठीक है ना? या ज्यादातर जो क्वेश्चन बने हुए ऐसे बने हुए हैं, निम्नलिखित राशियों का अध्ययन करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लिख देगा। इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति है? इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? इनमें से कौन सी गैर राजस्व, गैर कर राजस्व प्राप्ति है? ये ऐसे होता है। ये नहीं पूछता क्योंकि इसमें टैक्स ही आते हैं, इसमें सीधे नाम से पता लग जाता है। समझ में आई? पूंजीगत प्राप्ति कौन सी है, राजस्व प्राप्ति कौन सी है, ये लिस्ट आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, प्राप्तियों की लिस्ट, और आगे व्यय पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट, ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आप भी थोड़ा समझ के करोगे तो याद भी रह जाएगा। ये क्या है, इसके नीचे लिख दो, इसमें लिखो ये टैक्स से प्राप्त होती है, ये टैक्स से प्राप्त होती है। ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझे मेरी बात को? क्लियर हो गई? ठीक है, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो आप बाद में करेंगे अपने। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपके यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा, जैसे मैं बता दूं आपको, आपसे कहेगा जीएसटी क्या है? ठीक है ना, जीएसटी क्या है? तो हमें ये तो पता है टैक्स है, लेकिन वो क्या देता है? कर राजस्व प्राप्ति। ठीक है, गैर कर राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, ऐसे ऑप्शन में देगा आपको। जीएसटी क्या है? बहुत आसान चीज होती है, टफ नहीं होती। यदि ढंग से कर चुके होगे तो वो क्वेश्चन करने की क्षमता आ जाएगी जो हर बच्चा लगभग गलत करता है। मेरा अनुभव है केवल 20% बच्चे इस टॉपिक पे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते हैं, और आसान बहुत होता है। लेकिन वही बात है कि मैंने नहीं लिखाया जीएसटी आपको, लेकिन वो पूछ लेगा जीएसटी
किस प्रकार की प्राप्ति है या किस प्रकार का व्यय, वो दे देगा, वो हो जाते हैं बच्चे। वहाँ याद नहीं रहता कि जीएसटी टैक्स ही तो है, क्या पता नया ही निकाला था, मोदी आया था, पता नहीं भैया, बोलता तो रहता है टैक्स टुक्स नहीं था, वो कोई ऐसा नहीं है, एक ही किया है मैंने, भगवान जाने, लगा दो भाई घेर कर, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या, इसमें कुछ भी, जैसे डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब इसमें क्या क्या आता है वो लिखिए। आइए, ये क्या क्या है लिखिए। सरकार के द्वारा, पहला लिखिए, सरकार के द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त आय, इसको टिक करो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं करने दूंगा आपको, टेंशन मत रखो बच्चे, ध्यान रखो, पूरी लाइन लिखो, बाद में जोड़ूंगा इसको। सरकार से के द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त आय। ठीक है, आइए दूसरा लिखिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट से प्राप्त आय, मतलब जो सरकारी कंपनियां होती है ना, उनसे प्राप्त आय। ठीक है ना, जैसे बीएसएनएल हो गई, ठीक है ना, ये वाले ओएनजीसी हो गई, ये वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, ये वाले, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट से प्राप्त आय। ये फिर लिखिए तीसरा, इकट्ठा लिखो, एक जैसा सा है, फी, आप जो फीस जमा कराते हो, फी, ठीक है ना, ये इसके अंदर आता है। सरकार को फीस जमा कराते हो ना, जैसे आपने सरकार को फीस जमा कराई, आपने आरएएस का फॉर्म भरा तो आपने फीस जमा कराई, वो वाली, वो टैक्स नहीं होता है, ध्यान रखना, फीस होती है। कहता है ना इतनी फीस लगेगी सरकार के लिए, सबके सरकार कहते हैं इतनी फीस जमा कराओ, फिर आपको ये देंगे हम, वो होता है ये। फिर जुर्माना, जुर्माना क्या होता है, जैसे हेलमेट नहीं लगाया, पकड़ लिया आपको, जुर्माना लगा दिया, वो वाला, वो भी इसमें आता है। सेवा, सर्विस, कोई भी सरकार जो आपको सर्विस देती है, जैसे विद्युत की सर्विस देती है आपको, विद्युत की सर्विस देती है, बैंकिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक की, बैंकिंग की, बीमा, इसमें जो सेवा आपको मिलती है, ठीक है ना, इसके अंदर जो चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिक का भी चार्ज देखना, उस पर चार्ज मिलेगा आपको, वो सब क्या है, इसका हिस्सा होते हैं। समझ में आई बात सारी? आइए चौथा लिखिए, अन्य देश, कोई अलग कंट्री है, अन्य देश वह अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, अन्य देश व अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया गया सहायता, अनुदान, अंडरलाइन करें, और इस चौथे को भी थोड़ा टिक करें, आपको नजर रखनी है इस पर। यदि कोई कंफ्यूजिंग होगी तो यहां से होगी, एक नंबर वाले से होगी, और जितने भी आपको क्वेश्चन भेजूंगा इनमें इनकी झलकियां मिलेगी आपको,
इससे आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये जो निशान लगवाया है ये क्यों लगवाया है, क्योंकि एग्जामिनर ने बार बार यहाँ पर टच किया है, इस पॉइंट को टच किया, क्योंकि वो जानता है यहाँ फंसेंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें, सहायता अनुदान। ये अनुदान है, ग्रांट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, GRANT, ग्रांट। ये ऋण नहीं है, ऋण को डेप्ट बोलते हैं, समझे ना बात को, अनुदान है ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, सहायता अनुदान। चलिए 5वां लिखिए, लिखिए सिक्के जारी करने से प्राप्त होने वाली आय। सिक्के जारी करने से प्राप्त होने वाली आय। सिक्के जारी करने से प्राप्त होने वाली आय। आप जानते हो सिक्के जारी करने का अधिकार किसको है? सरकार को होता है। ठीक है ना, 1 रुपए का सिक्का वगैरह जो होता है ना वो करता है। एक बार जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो आपको उलझाने के लिए उसने क्या किया, इसके स्थान पर एक शब्द दे दिया। उसने कहा वित्तीय सेवाएं। क्या ये सही है? फाइनेंशियल सर्विस, सरकार फाइनेंस के संबंध में क्या सर्विस देती है आपको? सिक्के जारी करती है। ठीक है ना, एक ही बात होती है ये। चले आइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। होगी बात सारी, ये ध्यान रखना है, 1-2 बार पढ़ोगे हो जाएगा। ऐसे स्रोत जिनसे सरकार को इनकम प्राप्त होती है, ठीक है ना, आय प्राप्त होती है, कमाई होती है, ये। अब देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं जानबूझकर ये थोड़ा सा मैं लचीला बोल रहा हूं आपके साथ। ये वाला ये हो गया हमारा, अब ये, ताकि आप उलझ ना जाओ। ठीक है ना, आइए अब आ जाइए राजस्व व्यय। कौन सा नंबर डालना है? 2 नंबर है क्या? अच्छा, राजस्व व्यय, इसको लिखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आइए लिखिए क्या होता है ये। सरकार के वे सभी व्यय, सरकार के वे सभी व्यय मतलब सरकार के वे सभी खर्चे। मैं जानबूझकर ये व्यय शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ऑप्शन में खर्चा नहीं आता। ठीक है ना, सरकार के वे सभी व्यय जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते हैं, अंडरलाइन, जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते हैं लेकिन सरकार को करने पड़ते हैं। जो उत्पादक प्रकृति के नहीं होते हैं लेकिन सरकार को करने पड़ते हैं। समझे ना बात को? मतलब ऐसा खर्चा जो सरकार को करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उससे प्राप्त भी कुछ नहीं होगा। मतलब उससे पैसा नहीं आएगा सरकार के पास, इनकम नहीं होगी सरकार की, प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लो, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। लिखिए जो खर्च बार बार होना है, समझने के लिए बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं है ये चीजें। जो खर्च बार बार होना है और आपको इसे करना ही करना है, जो खर्च बार बार होना है और आपको इसे
करना ही करना है, जो खर्च बार बार होना है और आपको इसे करना ही करना है, इसे राजस्व व्यय कहते हैं। अब मेरी बात समझ गए होंगे शायद आप, इसे राजस्व व्यय कहते हैं। चले अब ध्यान से, ये कौन कौन से होते हैं जहां खर्चा, अब आपको ये ध्यान रखना है जो करना ही पड़ेगा और लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जैसे पहला लिखिए यहां पे, जैसे पहला लिखिए स्थापना व्यय, स्थापना व्यय, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आइए अब आप देखिए ये क्या होता है। जैसे मैंने अपने संस्थान की स्थापना की, ठीक है ना, तो मेरे को ये बोर्ड लाना पड़ा, मेरे को ये लाना पड़ा, ये कुर्सियां, मेज, कुर्सी, ये वो लाना पड़ा। तो ठीक है वो सहयोग कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, ये मेज प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, समझे ना। फर्नीचर, मैं अपने जो एम्प्लॉई है उसको पेंशन दूंगा, अब वो कहां से पेंशन, यदि आप बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हो रिटायरमेंट के बाद, वो प्रोडक्शन थोड़ी है, समझे ना। तो लिख दीजिए जैसे, जैसे ऑफिस के फर्नीचर, जैसे ऑफिस के फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर, कोमा कर्मचारी, कर्मचारी, कोमा गाड़ियां, कोमा गाड़ियां, कोमा पेंशन, कोमा पेंशन, समझे। इस पेंशन को अंडरलाइन कर लो, एग्जामिनर इसको ऑप्शन में इस्तेमाल करता है, ये मिलेंगे आपको। तो आप सब समझ जाओगे यार पेंशन के बारे में सर ने बताया था, पेंशन राजस्व व्यय होता है। अब जैसे ही वो कहेगा राजस्व प्राप्ति कौन सी है, वो पेंशन नाम देते आप समझ जाओगे ये नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये कुछ गुड शब्द होते हैं, उनका ध्यान रखना है। दूसरा लिखिए सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है छूट, ठीक है ना। जैसे एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है ना, ये खर्चा है। अब जैसे मान लीजिए 1100 का सिलेंडर 450 में दे रहे हैं, तो सरकार को तो घाटा ही है लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है ना, जरूरी है वो करना पड़ेगा, नहीं तो पोल्यूशन कर देंगे, समझे ना बात को वो। तीसरा पीडीएस, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकान ऐसे समझ लीजिए। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में लिखना चाहो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब जो 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है या मुफ्त में गेहूं दिया जा रहा है, तो इसमें सरकार का खर्चा ही तो है, मिल कहा थोड़ी रहा है उनको। सरकार पीडीएस के जरिए गेहूं खरीदती है, सरकार का पैसा लगता है, उसको सरकार फ्री में दे रही है, तो व्यय होता है ये, ठीक है ना। आइए चौथा लिखिए रक्षा खर्च, अब रक्षा खर्च, डिफेंस का खर्च, ध्यान रखना इस बात पे, डिफेंस का खर्च। अब सेनाएं खड़ी है, युद्ध रोज रोज होते हैं क्या, सोचिए आप, एक 62 में हुआ था, एक 65 में हुआ था, 71 में हुआ था, एक आपका इधर ये 98 में एक सैनिक वो हुआ था, आर्मी का हुआ था वो, कारगिल वाला वो। अब इतने 70-75 सालों में, 80 सालों में 4 युद्ध हुए हैं, लेकिन सेना हमेशा तैयार रहेगी, रखना ही पड़ेगा। अब हमने कहते नहीं यार युद्ध तो 4 के हिसाब से हुए हैं, तो देख लो पता नहीं कब होंगे, तो सेना मत करो, तो पार कैसे पड़ेगी, लेकिन करना पड़ता है, सरकार का पैसा लगता है, यहाँ पर पेमेंट देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है उनको, ठीक है। लेकिन
यदि सरकार कोई हेलीकॉप्टर खरीदती है, राफेल खरीदती है, बंदूक खरीदती है, ऐसा कोई काम करती है, तो वो इसमें नहीं आता है। ठीक है ना? तो लिखिए अपवाद। अब ये जो अपवाद है ना बेटा, यही क्वेश्चन होते हैं। यहां पे लिखिए अपवाद और इसको टिक कीजिए। यहां से एग्जामिनर क्या होता है उसको मालूम होता है, फंसेगा यहां पर। ये लिखिए हथियार, टैंक, हथियार, टैंक, हथियार, टैंक, विमान, विमान जैसे रक्षा उपकरणों की खरीदी, जैसे रक्षा उपकरणों की खरीदी, जैसे रक्षा उपकरणों की खरीदी, पूंजीगत व्यय होती है। रक्षा उपकरणों की खरीदी पूंजीगत व्यय होती है। समझ में आई बात सारी? अब ये पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आगे पढ़ेंगे हम। अपवाद हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए पांचवा लिखिए सामाजिक कल्याण के कार्य। सामाजिक कल्याण के कार्य, पब्लिक वेलफेयर के कार्य। अब पब्लिक वेलफेयर के कार्य क्या होते हैं? जैसे आयुष्मान भारत योजना। अब 5 लाख का बीमा कर दिया, इलाज कराने जाएगा गरीब व्यक्ति, तो 5 लाख कौन दे रही है? सरकार दे रही है। अब सरकार को व्यक्ति कमा के थोड़ी दे रहा है, यही तो है, उत्पादन की प्रकृति नहीं होगी, उत्पादन का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है ना? तो सार्वजनिक कल्याण के जो कार्य होते हैं वो। अब आप देखिए आगे हमने लिखा सरकार को करने ही पड़ते हैं। अब नहीं करेंगे तो पब्लिक वेलफेयर वाला लक्ष्य कैसे पूरा होगा? क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिश्रित इकोनॉमी है, और मिश्रित इकोनॉमी का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जन और जन कल्याण। शुरू शुरू में आपको पढ़ाया था मैंने। तो फिर जन कल्याण कैसे करोगे? वो तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो मर जाएंगे वो। ठीक है ना? ये छठा लिखिए सहायता अनुदान। सहायता अनुदान, सहायता अनुदान। देखिए इसको एक बार एग्जामिनर ने एक शब्द दिया उपदान, ध्यान रखना। ये सहायता अनुदान। अब आप देखिए ये क्या होता है? जैसे ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने तुर्की और सीरिया को दवाइयां भेज दी, मशीनी उपकरण भेज दिए, टीके भेज दिए, ऐसे काम कर दिए। अब हम वो अनुदान दे रहे हैं, उसके कोई दिक्कत आ गई, वहां पर भूकंप आ गया, तो हमने सहायता भेज दी, तो वो एक सहायता है, हमने हेल्प की है उसकी। अब हेल्प किया वो हमें बदले में वापस थोड़ी देगा। ठीक है ना? इससे हमारे क्या होते हैं? रिश्ते मजबूत होते हैं। भाई पड़ोसियों की कोई दिक्कत आ गई, पड़ोसियों को खाना दे दिया, तो खाना तो पैसा तो हमारा लगा है ना, ये थोड़ी कहेंगे वो लगे थे ना साहब उसके 450 रुपये प्लेट के आधार पर दे दो ऐसे थोड़ी होगा। लेकिन वो खर्चा तो लग गया अपना, और करना भी जरूरी था क्योंकि पड़ोसी है भाई, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होता है? इसके नीचे एक लिख दीजिए, लिखिए राज्यों और राष्ट्रों को दिया जाने वाला, राज्यों और राष्ट्रों को दिया जाने वाला, राज्यों और राष्ट्रों को दिया जाने वाला। समझ रहे हो? राष्ट्रों का तो मैंने बता दिया। राज्यों में जैसे उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आ गई थी, तब सरकार ने पैसे जारी किए थे। अब वो पैसे मांगेंगे थोड़ी कि तेरे को तो तेरे बाढ़ आई थी ना, तब तेरे को दिए थे, वापस कब दे रहा बता? ऐसे नहीं होता वो कभी। गवर्नमेंट देती है, ये पैसे देने पड़ते हैं उसको। आप ऐसा ही मत समझना कि मोदी है एहसान कर रहा है, देने पड़ते हैं वो, ऐसे कर नहीं सकता वो। समझे ना? यदि ऐसा करेगा तो जनता देख रही होती है और विपक्ष फिर मुद्दा बना लेता है पूरा। ठीक है ना? तो ऐसा करता नहीं है, करने ही पड़ते हैं। इसे प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप। हमें करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो फिर ये हो जाएगा।
हालांकि वैसे ना करे, कोई जिद्दी ठान ले तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे करते नहीं है कभी, होता नहीं कभी ऐसे। चलिए 7वां लिखिए, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, किसका मेंटेनेंस? ब्रैकेट में लिखिए पूंजीगत व्यय का। पूंजीगत व्यय का मेंटेनेंस समझते हो? समय समय पर रख रखाव, हिंदी में रख रखाव बोलते हैं, जो रखना चाहिए, रख रखाव, ठीक है, मेरे को शब्द नहीं मिल रहा था। मेंटेनेंस, पूंजीगत व्यय का। आगे चलकर हम पढ़ेंगे पूंजीगत व्यय क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कंप्यूटर खरीदा सरकार ने, वो पूंजीगत व्यय है। कोई मशीन खरीदी सरकार ने, वो पूंजीगत व्यय है। लेकिन उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, मेंटेन के लिए पैसा लगेगा उसका, वो राजस्व व्यय होता है। ये जो चीजें होती है ना बेटा, ये महत्वपूर्ण होती है, एग्जामिनर इस पर ध्यान देता है, ठीक है। ये शब्द आएंगे आपके सामने। एक तो कहेगा कंप्यूटर खरीदने का खर्चा, ठीक है, तो पूंजीगत व्यय। लेकिन कंप्यूटर के रख रखाव का खर्चा, ये राजस्व व्यय हो जाएगा। ऐसे शब्दों की तरफ ध्यान देना है, वो दे क्या रखा है। और ऐसे ही आपको मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें ऐसे ही शब्द मिलेंगे आपको, ऐसे देता है वो। एक शब्द में पूरी थीम बदल देगा क्वेश्चन की। मेंटेन करना राजस्व व्यय होता है, और खरीदना उसको, ये पूंजीगत व्यय होता है। आपने नया खरीदा है तो पूंजीगत व्यय होता है ये। आइए 8वां लिखिए, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, और बहुत बार आया है। सुबह ही देखा है मैंने, कम से कम 10 एग्जाम में आया हुआ है ये। एक ही लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे होती है। क्वेश्चन यही आता है कि केंद्रीय बजट में सबसे बड़ी राजस्व व्यय की मद कौन सी होती है। मद का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मद जैसे अपने लिस्ट बनाते हैं ना, तो इसमें खर्चा किसका ज्यादा आया भाई, इस पे इतने लगे, इस पे इतने लगे, इस पे इतने लगे, तो ज्यादा खर्चा किसका आता है, ठीक है ना, मद वो बोलते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद। देख लेना आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी मद। मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं एक, जो भी आप देख लेना, सबसे बड़ी मद। ये बहुत बार आता है, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ये चले, हो गई बात सारी क्लियर। आइए अब देखिए, मैंने आपको राजस्व व्यय करा दिया, पूंजीगत व्यय हम करेंगे अभी, तो समझ गए, आई मेरी बात सारी, ठीक। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अंदाजा लगाना क्या हो सकता है उस शब्द का मतलब। ये सारा कंप्लीट हो गया है, मैं नया शब्द लेकर आ रहा हूं, और वो शब्द है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, DEFICIT, राजस्व घाटा। चले, आइए 2 मिनट देखते हैं आप कितना समझ पाते हो घाटे को और इसको। मैं 2 चीजें लिख रहा हूं,
आपके एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। बहुत आसान है राजस्व प्राप्ति। एक ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ प्लस डाल दिया। चलो दोनों में से एक बता दो, राजस्व घाटा क्या होगा बताइए। माइनस वाला। ओबियसली बात है, अभी शुरू शुरू मैंने आपको लिखाया था कि जब खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब ये इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं कि राजस्व घाटा है। एक ऑप्शन ये, दूसरा प्लस का दे देंगे। जैसे आपको जब पेपर दूंगा ना तब पता लगेगा। तो क्या ये मेरी बात समझ गए क्या, ये बताइए। उतार लीजिए इसको। चले आइए, एक शब्द और है, ये भी पूछा जाता है, राजस्व अधिशेष। राजस्व अधिशेष इसको बोलते हैं रिवेन्यू सरप्लस। रिवेन्यू सरप्लस। रिवेन्यू सरप्लस ये क्या होता है, उल्टा कर दीजिए। राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। चले आइए, समझ में आ गई बात सारी, नॉर्मल सी बात है। सरप्लस क्या, कितना सरप्लस आया, ठीक है। आइए, अब सरप्लस क्या है। वैसे बोलचाल में लाभ कह सकते हो, लेकिन वैसे लाभ नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि यदि अंतर नहीं होता तो इसको हम सरप्लस क्यों कहते हैं और उसको हम प्रॉफिट क्यों कहते हैं, समझे ना। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। मैं सरप्लस के बारे में बता रहा हूं क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तहत बात करते हैं अपने। जैसे एक किसान है, उसकी पैदावार हुई और उसकी पैदावार हुई 20 केजी, ऐसे लिखो केजी नहीं, 20 क्विंटल गेहूं, ठीक है ना। 20 क्विंटल गेहूं पैदावार हो गई। अब इस किसान ने क्या किया, 10 केजी जो है घर, हाँ माफी चाहूंगा भाई, 10 क्विंटल जो है ये घर में खर्च के लिए रखती। घर में खर्च के लिए मतलब खाने के लिए, ठीक है ना। खर्च मत करो, फिर तुम कहोगे सर दोबारा बेच दे, तो घर में खाने के लिए करो, घर में खाने के लिए कर दिए। अब ये इसका उपभोग कर रहा है और अब 10 क्विंटल बच गई। अब इसको ये बेचेगा, ठीक है ना, जो भी, यही सरप्लस है, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो 20 क्विंटल का हुआ था, लेकिन उसमें सरप्लस 10 ही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन जा रहा है सरकार के पास वो तो 10 ही जा रहा है, वो 20 थोड़ी जा रहा है, समझे ना। तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ लेकिन सरप्लस उससे कम होता है, समझे ना बात को। ये थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है, बेसिक चीज है ये।
चले आइए। चलिए अब बी पोर्शन लिख दीजिए। ये बी है ना, कैपिटल पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट। लिखिए इस बजट में सरकार की संपत्ति, इस बजट में सरकार की संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है एसेट्स, इस बजट में सरकार की संपत्ति और उसमें होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है। और उसमें होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है। समझ में आई बात सारी? ठीक, आइए। कोई भी संपत्ति है सरकार की, चले अब इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, दो रूप। वहां क्या लिखाया था मैंने राजस्व बजट में? इस बजट में राजस्व, ठीक है, इसे दो भागों में बांटते हैं। यहां भी वही लाइन लिखो, इसे दो भागों में बांटते हैं। आपके शब्द थोड़े ना सेम होने चाहिए, इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले लिखिए पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। लिखिए इसमें वो आइटम आते हैं, इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी आय का हिस्सा नहीं होते हैं। जो हमारी आय का हिस्सा नहीं होते हैं। चले आइए, अब ये कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले लिखिए सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्थ, पब्लिक डेप्थ। अब ये देखिए किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं, ये ट्रेजरी बिल के रूप में हो सकते हैं। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। बैंक लोन के रूप में हो सकते हैं, ये बैंक जो लोन देता है उस रूप में हो सकता है ये। चले आइए,
दूसरा लिखिए, दूसरा लिखो विदेशी ऋण। अब देखिए थोड़ा सा आप पन्ने पलट लीजिए, थोड़ा सा जहां मैंने वो निशान लगाया था देख लीजिए। वहां मैंने आपको देखो क्या लिखाया था, सरकार के द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त आय। आप देख रहे हो सरकार जो ऋण दे रही है वो तो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन सरकार जो मुझे ऋण दे रही है मैं उस पर ब्याज तो दूंगा ना, तो वो सरकार की क्या हो गई, कमाई हो गई, ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त आय, आय क्या है, राजस्व प्राप्ति है। और सरकार जो ऋण देती है वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। मतलब सरकार ने मुझे 2 लाख का लोन दिया, ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। मैं सरकार को उस लोन पर ब्याज दे रहा हूं, ये क्या है, राजस्व प्राप्ति है। ये ध्यान रखना, समझ रहे हो मेरी बात को, दिक्कत तो नहीं आ रही कोई भी। बस यही 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। विदेशी ऋण, अब वहां आसपास आपको मिलेगा लास्ट वाला चौथे नंबर पर, अन्य देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा दिया गया सहायता अनुदान। अब ये अनुदान है। यदि कोई देश हमें लोन देता है, जैसे जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए हमें लोन दिया, वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब कोई देश हमें सहायता के रूप में कुछ पैसे देता है कि आप हमारी तरफ से ले लीजिए, ये राजस्व प्राप्ति होती है। अनुदान का शब्द अर्थ का समझ जाना, ये समझे ना, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें होती है। आइए नेक्स्ट लिखिए, तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण। एक जैसी बात है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण, इसका मतलब समझते हो, बात एक ही है। लेकिन विदेशी ऋण का मतलब होता है जब कोई देश हमें देता है, जैसे जापान ने दिया। विदेश क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण का मतलब होता है कि हमने वर्ल्ड बैंक से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, वो एक अलग चीज आ जाती है, ठीक है ना, हालांकि है ऋण ही। आइए चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, डाकघर बचत खाता। डाकघर बचत खाता, पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है, से प्राप्त धन। डाकघर बचत खाता से प्राप्त धन, प्राप्त धन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, पोस्ट ऑफिस में जो आप पैसा जमा कराते हो वो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, समझे ना। फिर लिखिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, पांचवा लिखिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त आय, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से प्राप्त धन। धन करो, हाँ वैसे तो एक ही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आय कर दो चाहे धन कर दो, एक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रोविडेंट धन। प्रोविडेंट धन या मनी। अब ये जो प्रोविडेंट है ये थोड़ा
हिंदी में मेरे शब्द नहीं आ रहा है, मैं समझा देता हूं आपको। प्रोविडेंट कहता है ना कि इसके पास प्रोविडेंट का पैसा आया है, ठीक है ना। कोई मर खप जाता है या मतलब जैसे कोई रिटायर हो रहा है तो उससे अच्छा पेंशन तो आपकी इतने, लेकिन प्रोविडेंट वाला कितना है आपके पास, ऐसे पूछते हैं। प्रोविडेंट का मतलब ये होता है जैसे जब आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे ना तो सरकार आपकी जो ये आपकी जो पेमेंट होगी, ठीक है ना, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखेगी, ठीक है ना, फिर वो बाद में आपको मिल जाता है, वो प्रोविडेंट फंड होता है, सरकार रखती है अपने पास, ठीक है ना। अब वो उसके पास है, कहीं पर इस्तेमाल करे, विजय माल्या को दे दे, किसी को दे दे, क्योंकि वो तो आपको बाद में मिलेगा, पहले तो मिलने से रहा, ठीक है ना। आइए 5वां लिखिए। हैं तो मैंने ये चौथा कैसे लिख दिया? ओके कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया क्या? अच्छा हो जाता है कई बार। 7वां लिखिए, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धन। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धन, ठीक है। पब्लिक वेंचर उपक्रम को बोलते हैं वेंचर। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश से प्राप्त धन, ठीक है, ये भी पूंजीगत प्राप्ति होती है। भाई जैसे सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया, तो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट खर्चा निकाल लिया, सारा निकाल लिया तो सरकार को पैसा मिल गया, तो वो सरकार की क्या होगी, पूंजीगत प्राप्ति होगी, ठीक है ना। ये होता है ऐसे, ये सारी चीजें इसके अंदर, मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। बस आपको गौर ये करना है, जो भी विदेशी ऋण हमें प्राप्त होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो ऋण प्राप्त होता है, सार्वजनिक ऋण होता है, ये पूंजीगत प्राप्ति होती है। आप ऐसे समझिए जो ऋण है वो पूंजीगत प्राप्ति है, समझे ना। और इस ऋण से जो हमें आय प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति होती है, समझे ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई विदेशी ऋण लिया, ठीक है ना, कोई विदेशी ऋण लिया और हमने स्कूल खोल दिए, ठीक है ना, या हमने कोई जैसे फैक्ट्री खोल दी, विदेशी ऋण लेके हमने फैक्ट्रियां खोल दी तो उससे पैसा प्राप्त होगा। वो जो फैक्ट्रियां जो कि लोन पे बनी हुई है, उससे जो हम पैसा प्राप्त होंगे वो तो हमारी राजस्व प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और जो ऋण हो गया वो पूंजीगत प्राप्ति होगी, ऐसे होता है, समझे ना बात को। ये चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने लोन पर लिया तो ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब इससे मैं कमा रहा हूं, वो राजस्व प्राप्ति है। समझ में आ गई बात सारी, यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब लिखिए पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय इसमें लिखिए ऐसा व्यय जो संपत्तियों के निर्माण पर किया जाता है, जो संपत्तियों के निर्माण पर किया जाता है, ठीक है। अब किसी संपत्ति के निर्माण पर हम खर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब ये कभी कभी होगा, जैसे हमने बिल्डिंग बना दी, अब एक बार तो हो गया, लेकिन वो एक बिल्डिंग एक बार ही बनेगी, रोज रोज थोड़ी बनेगी बिल्डिंग। कोई मशीन खरीद ली, रोज रोज थोड़ी खरीदेंगे। अब ये एक अलग बात है, कोई डुप्लीकेट पकड़ा दे, वो एक अलग बात है, वो एक ऐसे नहीं जानी नहीं जाती, क्या ऐसा नहीं होता डुप्लीकेट दे दे तो ऐसे नहीं होता,
वो हम ये मान के ही चलते हैं बढ़िया ही देगा वो ये माननी पड़ती है ये चीजें। बिल्डिंग बन गई, अब अगर सर गिर जाए तो गिर जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते उसका। ठीक है, एक लाइन और लिख दीजिए ताकि चीजें क्लियर हो जाइए। ठीक है ना, आसान भाषा वाली लिख दीजिए। लिखिए, जो खर्च कभी कभी होता है और जिसे करने में निश्चितता नहीं होती है। जो खर्च कभी कभी होता है और जिसे करने में निश्चितता नहीं होती है। ठीक, अब कोई निश्चितता नहीं है, पता नहीं क्या होगा। बिल्डिंग बना ली, कोचिंग सेंटर खोलेंगे, पता लगा एक ही बच्चा नहीं आया। समझे ना बात, निश्चितता नहीं है कुछ भी, लेकिन करना पड़ता है। उसके बगैर तो आप चालू ही नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा ना। आप कह दो पहले मैं देख लूं बच्चे आते हैं कि नहीं आते, समझने की कोशिश करो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे नहीं, बाद में बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता। बिल्डिंग पहले बनानी पड़ेगी आपको, समझे ना, ये पूंजीगत व्यय होता है। लिख दीजिए, जैसे एक में लिख दो, भूमि अधिग्रहण। आपने किसी भूमि को एडॉप्ट किया, खरीदा, ये इस भूमि पर बनाऊंगा, भूमि लेनी पड़ेगी ना। किसी भी उत्पादन के लिए भूमि कारक होता है, बताया था आपको। ठीक है, बिल्डिंग, मशीन, बिल्डिंग मशीन। ठीक है, समझ गए होंगे बात सारे। दूसरा लिखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य व यूनियन टेरिटरी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण, अब सरकार ऋण देती है। ठीक है, तीसरा लिखिए, सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। सार्वजनिक उपक्रम मतलब पब्लिक वेंचर, कंपनियां, सरकारी कंपनियां। अब सरकारी कंपनियों को ऋण दे दिया, हमें थोड़ी पता है वो चलेगी कि नहीं चलेगी समझ रहे हो बात को, ना चले तो निश्चितता का भाव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देना पड़ता है, करना पड़ता है ये सब। तो ये सब क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। ये थोड़े से ही है, ठीक है ना, भूमि अधिग्रहण करना। ठीक है, एक लाइन यहां पे और लिख दीजिए ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। भाई पूंजीगत व्यय क्या होता है, नाम से देखोगे ना, वैसे देखो, पूंजी पर किया जाने वाला खर्चा, मतलब आप कोई पूंजी बना रहे हो। मैंने कोई जमीन एडॉप्ट की, उस पर बिल्डिंग बनाई, उस पर मैंने ये बोर्ड लगाया, मशीन। ठीक है ना, तो ये मैं क्या बना रहा हूं, अपनी पूंजी बना रहा हूं, और इस पर खर्चा चल रहा है, व्यय। तो ये पूंजीगत व्यय, वही तो है सारी चीजें। मेरे को लोन मिल रहा है इस खर्चे को करने के लिए, वो भी पूंजीगत व्यय हो गया। समझे ना बात को। तो इसमें एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दीजिए, समझ, संपत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय। संपत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय।
संपत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय। चले, आइए, होगी बात क्लियर सारी? चले, आइए। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं आपके सामने, मुझे बताना। जैसे वेतन, पेमेंट, ठीक है, एयरपोर्ट, सड़क, ठीक, कंप्यूटर, ठीक है। बताइए इसमें ये क्या है? ये राजस्व व्यय है। ये क्या है? पूंजीगत व्यय। ये क्या है? पूंजीगत व्यय। ये क्या है? पूंजीगत व्यय है। ये तीनों क्या हो गए? पूंजीगत व्यय हो गया, ठीक है। लेकिन सड़क है, ये रख रखाव की मांग करती है। तो यदि मैं ये कहूं कि इसका मेंटेनेंस, रख रखाव, ये क्या हो जाएगा? ये राजस्व व्यय हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, समझे ना बात को? ऐसे है। और जैसे समझने के लिए आप मतलब अलग तरीके से आप अपने हिसाब से जैसे ना ऐसे ऐसे करके लिखोगे ना तो ठीक रहेगा। जैसे मैं कहूं ऋण और मैं कहूं ऋण से आय, तो ऋण क्या है? पूंजीगत व्यय। और ऋण से आय क्या है? राजस्व प्राप्ति। ऐसे है ये। अब एक बार अब घर पे जाके इसको बढ़िया सा पढ़िए अपने तरीके से डायग्राम बना के, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, आप साइड में लिख दीजिए कहीं पर। इस तरीके से यदि आप काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? इसके आगे की बात कल करेंगे।